क्योंकि क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो इसमें लिखा है कि हम अपना प्लेनेट्स जो है बहुत सारे लिविंग थिंग्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके साथ हम अपना प्लेनेट शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब क्या है, इस पृथ्वी ग्रह पर अकेले हम ही नहीं रहते और जानवर भी रहते हैं, जैसे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया रहते हैं, लाइकन्स रहते हैं, ठीक है ना, एलिफेंट रहते हैं, ब्लू व्हेल्स रहते हैं। तो इसका मतलब हम अपना प्लेनेट केवल हमारे लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है, और उनमें इसका नाम भी बता दिया है किन किन के लिए। अब इसमें यह कि हमारे प्लेनेट में इमेंस बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। इंसान अलग प्रकार के हैं, बफेलो अलग प्रकार की हैं, एलिफेंट अलग प्रकार की हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ना हमारे इंडिया का, जो डिपेंड है हमारे ओन एक्सिस्टेंस पे, क्योंकि भारत में जो लिविंग बींग्स हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो एग्जांपल बताया, जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है अपनी एयर क्वालिटी को रिक्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, वाटर जो हम लोग पीते हैं, मिट्टी जिस पे हम अपना खाना पकाते हैं, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट जो है वो की रोल प्ले करता है किसमें, इकोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है ना। और फॉरेस्ट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है। हम लोग खाने में जो सब्जियां बनाते हैं वो क्या होती है, एक प्रकार के फॉरेस्ट से ही आई होती हैं, जैसे गोभी है, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब पहले प्राणी जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिसको हम लोग खा रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कौन है, कंज्यूमर है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, देखो हमारा जो पूरा अर्थ है वो बहुत ज़्यादा वाइडली इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिटी है। कैसे, वाइल्ड लाइफ भी उसके अंदर है, स्पीसीज़ भी रहते हैं, और स्पीसीज़ के फॉर्म और फंक्शन भी सबसे अलग अलग हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो हर एक इंसान में, यानी कि 2 लिविंग बींग्स में भी हो सकती है, 2 सेम जानवर में भी हो सकती है, 2 लोगों में कैसे हो सकती है, कोई इंसान का कलर अलग है, किसी का कलर अलग है ना, कोई सांवला है थोड़ा कोई गोरा है, या फिर किसी का माइंड का IQ लेवल अलग है, तो इस हिसाब से भी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। और साथ प्लांट्स में भी हो सकती है, कोई बनियान ट्री है, कोई एप्पल ट्री है, कोई मैंगो ट्री है, तो सारी ट्री क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए इसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, ठीक है। अब अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम ये खोज पाते हैं कि कुछ एनिमल और कुछ प्लांट जो है हमारे एरिया में यूनिक है। यूनिक मतलब क्या है, उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। इंडिया जो है वो रिचेस्ट कंट्री है। रिचेस्ट कंट्री किस मामले में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में, यानी भारत के अंदर जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा एरिया पर है ना। और हमें से 2 या 30 टाइम आने की, अभी हमारा जो टाइम चल रहा है इससे 2 या 3 टाइम पहले भी हम इसे डिस्कवर कर चुके हैं और हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। अब इस डिटेल में पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया में, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट के बारे में देखेंगे कि रिसोर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंसी है, फ्लोरा और फौना जो है इन इंटीग्रेटेड डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में देखा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये एस्टिमेट ही अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 10% इंडिया ने रिकॉर्ड किया है, कम से कम 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% मैमल जो है वो थ्रेटन लिस्ट में है। थ्रेटन लिस्ट में मतलब क्या है कि वो उनके ख़त्म होने के ऊपर खतरा है, यानी उनकी जान को खतरा है। कम से कम 10% तो वाइल्ड फ्लोरा है और 20% कौन है, मैमल्स हैं, फ्लोरा और मैमल्स। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अब पूरी तरीके से पृथ्वी से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जैसे चीता है ना, पिंक हेड वाली डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, ये ऐसे जानवर हैं जो पूरी तरीके से पृथ्वी से एक्सटेंड हो चुके हैं। प्लांट्स में देखा जाए तो जैसे कि मधुका इग्निसिस, ठीक है, और क्या है, हुबर्डिया हैपनट्यूनर, ये ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुके हैं। तो इसमें ना कुछ माउंटेन्स और फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑटलेट्स और प्लांट्स जैसे कि मधुका इंसिग्निस, ये ना अब महुआ बोलते हैं अब इस प्लांट को, तो ये अब पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुका है। एक ग्रास है जो पूरी तरह से एक्सटेंड हो चुकी है, जिसका नाम है हबर्डिया हैपनट्यूनर, ठीक है ना। और कोई नहीं कह सकता कि इन स्पीसीज़ को लॉस्ट हुए अब कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम आज के टाइम पे किसी जगह पे चाहते हैं जहाँ एनिमल और प्लांट्स को विजिबल करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे एनिमल प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, वैनिशिंग फॉरेस्ट, लुप्त होते हुए वन। तो इसमें लिखा है जो डायमेंशन ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया में वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, ठीक है, स्टैगरिंग हो रहा है।
और जो फॉरेस्ट और टी कवर है इंडिया का, उसे एस्टिमेट किया गया है और वो कितने मिलियन हेक्टेयर में है, 79.42 मिलियन हेक्टेयर में। जो हमारा जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है ना, अगर उस एरिया को देखा जाएगा तो पूरे जोग्राफिकल एरिया के 24% पे हमारे यहाँ पे क्या है, वन क्षेत्र है, ठीक है ना। उसमें से भी जो डेंस वन क्षेत्र है यानी घने जो वन है वो कितने परसेंट एरिया पर है, 12%। और जो ओपन फॉरेस्ट है वो कितने परसेंट है, 9.14%। और मैंग्रोव कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.14%। और जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2015 में, उसके मुताबिक बताया गया है कि जो डेंस फॉरेस्ट है वो बढ़ गया है 2013 के मुताबिक। कितना बढ़ गया है, 3775 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर जो गहरे वन है, घने जो वन है वो बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट कवर है, इसकी वजह से कंजर्वेशन भी इंक्रीज़ हुआ है, इंटरवेंशन, प्लांटेशन, तो बहुत सारी एजेंसी से वर्क करने की वजह से अब हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या हो रहा है, अब इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो, अब समझते हैं अलग अलग कैटेगरी के एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज़ के बारे में। तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज है, उसने हमारी स्पीसीज़ को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे पहली है नॉर्मल स्पीसीज़, ठीक है ना। नॉर्मल स्पीसीज़ का मतलब क्या है, सामान्य जातियाँ। तो जो स्पीसीज़ जिनकी पॉपुलेशन अभी लेवल पर है, ठीक है ना, उनको और अभी सर्वाइव भी कर रही हैं, जो लेवल पर है और सर्वाइव भी कर रही हैं, जैसे कि कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट है, ये ऐसी स्पीसीज़ है। रोडेंट मतलब जो दांत से कुतर के जो जानवर होते हैं, जैसे चूहा होता है, इस टाइप के जो जानवर होते हैं, ठीक है ना। हाँ, मच्छर और ये सारे जानवर ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और सर्वाइव भी कर रहे हैं। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, अभी वो लुप्त नहीं हुई है लेकिन उनके लुप्त होने का भी खतरा है, यानी डेंजर है एक्सटेंशन का। ऐसी स्पीसीज जो सर्वाइव कर रही हैं, इनका लिए नेगेटिव फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में लगातार क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, लगातार इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे कि ब्लैक बक है, ठीक है ना, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है ना, जंगली ऐश है, इंडिया राइनोसोरस है ना, लॉन्ग टेल मकाको है और संघाई है। ये ऐसे हैं जिनके पॉपुलेशन कम हो रही है और इनका जो है, इनकी जो एक्सटेंशन का है डेंजर चल रहा है, यानी कि इनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से इनके लुप्त होने की आशंकाएं बनी हुई हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है तुम्हारी वल्नरेबल स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो चुकी है और अब जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में फ्यूचर में पहुंचने वाले हैं। ऐसी स्पीसीज़ जो कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई है और अब वो मूव होकर के कहाँ पहुंच चुके हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। इनका भी नेगेटिव फैक्टर है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें कौन कौन सी स्पीसीज़ आती हैं, ब्लू शीप आती है ना, भेड़ आती है, एशियाटिक एलिफेंट आता है यानी एशियाई हाथी आता है, और गंगेटिक डॉल्फिन आती है, ठीक है ना। और इसके बाद चौथी कैटेगरी है रेयर स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ जिनकी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत कम है। रेयर स्पीसीज़ में वो स्पीसीज़ आती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है और वो इंडेंजर्ड कैटेगरी से और वनरेबल कैटेगरीज में पहुंच चुकी हैं, ठीक है ना। इनका नेगेटिव फैक्टर क्या है कि कंटिन्यू इनको ऑपरेट करने की ज़रूरत है, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर है, एशियाटिक बफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है और हॉर्नबिल है। उसके बाद पांचवी कैटेगरी कौन सी है, एंडेमिक स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ हैं जिन्हें अब कुछ ही केवल पर्टिकुलर एरिया पे पाई जाती हैं, बाकी जगह से वो आइसोलेट हो चुकी हैं, बहुत कम एरिया पे पाई जा रही हैं, बाकी जगह से क्या हो चुकी है, आइसोलेट हो चुकी हैं और जोग्राफिकल बैरियर हो चुका है। ऐसी स्पीसीज़ का नाम क्या है, अंडमान टील, निकोबार पिजन और अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन अरुणाचल प्रदेश में। ये ऐसी स्पीसीज़ हैं जो एंडेमिक हो चुकी हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट कैटेगरी कौन सी है, एक्सटेंडेड, जो लुप्तप्रिय प्रजातियाँ हैं जो लिप्त हो चुकी हैं। ये जो स्पीसीज़ हैं ये अब मिलती नहीं है, यानी कि इनको फाउंड नहीं किया जाता, सर्च किया गया तो देखा गया कि ये स्पीसीज़ अब हमें मिल नहीं रही हैं। ऐसी स्पीसीज़ में कौन कौन सी हैं, ये लोकल एरिया, किसी रीजन या किसी कंट्री या कॉन्टिनेंट या पूरे अर्थ से एक्सटेंड हो चुकी हैं, पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आता है एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। ये दो इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक। एशियाटिक चीता के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट और लैंड मैमल है ये, ठीक है ना। मैमल क्या होते हैं, जिनकी मैमलरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं और जो किसको बॉर्न करते हैं, बेबी को बॉर्न करते हैं। चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोक्स जुवेंटस, जो कि यूनिक है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कैट फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है, 112 किलोमीटर पर आवर। चीता जो है ये लियोपार्ड जैसा भी दिखाई देता है, लेकिन ये लियोपार्ड से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसकी लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइन्स होती हैं। इसकी जो लाइन होती है लंबी लंबी, ये लॉन्ग होती हैं, ठीक है। और उसके साथ में याद रखना है कि इसका जो 20वीं सेंचुरी में देखा गया था, चीता जो होता पूरी तरीके से पूरे अफ्रीका और एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन आज जो एशियन चीता है वो पूरी तरीके से लुप्त हो चुका है, अब ये नहीं मिलता।
ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी है। अब इसे 1952 के बाद से नहीं देखा गया है। 1952 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था एक्सटिंक्ट, लुप्तप्राय से डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हें जो रिसोर्स मिलते हैं कहाँ से, फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से। वो कौन कौन से हैं? लकड़ी है, बार्क है, लीव्स है, रबर है, मेडिसिन है, डाइस है, फूड है, फ्यूल है, फॉडर है और मैन्यूअर है। ये सारे वो रिसोर्स हैं जो तुम्हें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से और वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं। ठीक है ना, देखो जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है अब ये भी बहुत ज़्यादा डिप्लेट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट वो कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। जब हमारे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आके क्या किया था, रेलवेज़ और एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन करने के लिए, रेलवेज़ और एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए बहुत बुरी तरीके से फॉरेस्ट और माइनिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाया था, जिस वजह से हमारे जो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर और वाइल्ड लाइफ कवर था धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता गया। इंडिपेंडेंस के बाद यानी आज़ादी के बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू हुआ, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा फॉरेस्ट जो है डिप्लेस होता चला गया। 1951 से लेकर 1980 तक देखा जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कम से कम 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में। यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर लैंड में बदल दी है, फॉरेस्ट के रूप में ख़त्म कर दी है। ठीक है ना, अब देखें तो सब्सटेंशियल पार्ट है ट्राइबल बेल्ट्स का, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे पहले क्या रहती थी, जनजातियाँ रहती थी, स्पेशली कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में यानी कि उत्तर पूर्वी पार्ट में और सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या करा जाता था, जूम कल्टिवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन किया जाता था, जो कैसी कल्टिवेशन है, स्लैश एंड बर्न, यानी जलाओ और स्लैश करो यानी काटो और फिर बर्न कर दो। एग्रीकल्चर ये जूम कल्टिवेशन सबसे ज़्यादा वैसे भी कहाँ फेमस है, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब देखो हमारी जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं इनका प्रमोशन कुछ फेवर्ड स्पीसीज है। फेवर्ड स्पीसीज का मतलब है जैसे कि इनरेशन प्लांट, अगर तुम प्लांटेशन इंक्रीज़ करोगे तो तुम्हें फॉरेस्ट हटाना पड़ेगा, तुम फॉरेस्ट को हटाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा। तो अगर तुम किसी ऐसे प्लांटेशन में क्या होता है, चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं, तो चाय की पत्तियाँ पहाड़ी इलाकों पे उगाई जाती है क्योंकि पत्तियों के लिए पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, पत्तियों के पास पानी पहुँच जाए उसके बाद वो निकल जाना चाहिए। तो जो प्लांटेशन में क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में प्लांटेशन होता था, इस वजह से क्या होता था वहाँ पर जो प्लांट थे एक्सट्रीमली एलिमिनेट हो गए। एग्जाम्पल जैसे कि मोनोकल्चर डैमेज हो गया, कहाँ पर, साउथ इंडिया में। और चीर पाइन नाम का एक है प्लांटेशन, ये कहाँ पर किया जाता है, हिमालय में किया जाता है। ये किसकी जगह पर होने लगा है, हिमालयन ओक की जगह पे होने लगा है। और एक और है रोडोडेंड्रोन फॉरेस्ट, ये भी वहाँ पर होता है। ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर को कम करने के लिए एक और रोल है, वो क्या रोल है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट। लार्ज स्केल डेवलपमेंट का मतलब क्या, 1951 हमारी आज़ादी के बाद से 47 के बाद के लगभग 4 साल या 3 साल बाद 1951 से लेकर के आगे देखा जाए 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो वैली प्रोजेक्ट की वजह से क्लियर कर दिया गया। यानी जो वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए थे ना, नदियों पे बांध वगैरह जो बनाते हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे से फॉरेस्ट को हमने हटा दिया। अब फॉरेस्ट को हमने क्लीन कर दिया, क्यों? क्योंकि हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना चाहते थे। और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो आज भी कंटिन्यू हैं, जैसे कि MP में है नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये कितने बड़े एरिया पे है, 40,000 स्क्वायर हेक्टेयर एरिया पर है। ठीक है ना, माइनिंग भी एक अनदर फैक्टर है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। जैसे कि बक्सर टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो जब ये बक्सर टाइगर रिजर्व बनाया गया वेस्ट बंगाल के अंदर, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये है टाइगर था बहुत ज़्यादा थ्रेटन था, इस वजह से यहाँ पर ये बक्सर टाइगर रिजर्व बनाया था। लेकिन डोलोमाइट माइनिंग यानी ये ऐसा एरिया है जहाँ पे एक रिसोर्स मिलता है, इसका नाम है डोलोमाइट। इसकी माइनिंग करने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड हो गए कौन, टाइगर रिजर्व और नेचुरल हैबिटेट जो वहाँ पर रहते हैं, है ना, जो माइग्रेट कर करके वहाँ पर आए। एक ऐसा ग्रेट इंडियन एलिफेंट भी है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, यानी जो इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ाते हैं या नॉलेज देते हैं, उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है डिग्रेड होने का फॉरेस्ट का, वो है ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन। यानी कि जो जानवरों को छोड़ दिया जाता है ना ग्रेजिंग करने के लिए, एक तो वो बताया है, दूसरा बताया है कि जो लोग मतलब चूल्हे वगैरह पे खाना वगैरह पकाते हैं तो फ्यूल के रूप में किसका यूज़ करते हैं, लकड़ियों का। तो वो जंगलों को काट काट के लकड़ी काट के ले आते हैं। तो ये सबसे बड़े 2 फैक्टर बताए थे, एक तो ग्रेजिंग और दूसरा फ्यूल वुड कलेक्शन। किसके लिए बताए थे, फॉरेस्ट रिसोर्स के डिप्लेशन के लिए। कुछ और सबस्टेंस हैं जिन पर आर्गूमेंट है, जैसे कि जो फ्यूल फॉडर है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड मतलब कि जो उगाया जाता है चारा, तो आजकल जो है जानवरों को कैसा चारा खवाया जा रहा है, ग्रीन, है ना, जो गांव वगैरह में देखा जाता है। तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है ना,
वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, मिनरल्स हैं और जो बहुत सारे रिसोर्स हैं, इनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो इंडस्ट्रीज़ किस बेस पे खुलेंगी, वो जहाँ खुलेंगी वहाँ का फॉरेस्ट कवर हटाना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करके जो हमें रॉ मटेरियल वो भी इंडस्ट्री के अंदर पहुँचाना पड़ेगा। तो जो अर्बन शहरी लोग हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो फॉरेस्ट वाले एरिया को कवर कर लेती हैं और वहाँ से फॉरेस्ट फिर हमें हटाना पड़ता है, और वहाँ पर जो फर्टाइल लैंड है वो भी हट जाती है। ठीक है। अब इससे आगे हम इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे, अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है।